वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो कवर नहीं की हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो दोनों क्लासेस कवर कर लें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रीवियस क्लासेस से लिंक हैं और हो सकता है कि आपको उतना आप लिंक महसूस कर ना कर पाओ, उतना आप कनेक्ट महसूस ना कर पाओ। अगर आपने दोनों क्लासेस कर रखी हैं तो फिर आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने अब तक दोनों क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने देखा है कि फ्रेंच की सोसाइटी किस तरीके से थी, मोनार्क और सोसाइटीज में क्या क्या डिफरेंस थे। ठीक है, मोनार्क क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, देन हमने देखा कि सोसाइटी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, ये सब चीजें हमने कवर की थी यहाँ से। ठीक है, जिसे हमने ओल्ड रिजीम का नाम दिया था, तो सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड थी, क्या उसके साथ प्रॉब्लम फेस आ रही थी, स्टेट और चर्च का क्या रोल था उसमें, पूरे फ्रांस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इकोनॉमिक और पॉपुलेशन हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, चर्च के साथ क्या प्रॉब्लम थी और कॉमन पीपल की उसके साथ मोनार्क के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये हमने देखा। हमने ये देखा कि 18 सेंचुरी में ही ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। हमने ये देखा कि इस रेवोल्यूशन में थिंकर्स का क्या रोल रहता है, हमने ये कवर किया था। हमने स्पार्क मूवमेंट भी देखा कि थर्ड तीनों जनरल की स्टेट जनरल्स की मीटिंग होती है जिसमें हम टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं और वो किस तरीके से फेल करती है। हमने ये देखा कि किस तरीके से नेशनल असेंबली बनती है। हमने ये देखा कि जो नेशनल असेंबली है उसने क्या क्या कदम उठाए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी स्टैब्लिश की, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए। हमने ये देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसमें किस किस का योगदान रहता है और किस तरीके से वो पूरी सोसाइटी को चेंज करता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये देख पाते हैं कि ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है।
और कुछ प्रिंसिपल स्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे लिमिटेशन ऑफ पावर्स और डिवीजन ऑफ पावर्स। हमने ये देखा था। हमने बच्चे यहाँ पर ये भी देखा कि नई सोसाइटी आती है तो वो किस तरीके से फॉर्म होती है, क्या उसका अरेंजमेंट रहता है, क्या उनके पास राइट्स रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या रहती है, कमियां कहाँ रह जाती हैं, वो भी हमने देखा। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जब फॉर्म होता है तो क्या प्रिंसिपल, क्या राइट्स देकर जाता है लोगों को, वो भी हमने देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इस पूरे रेवोल्यूशन के दौरान कुछ सिंबल्स इस्तेमाल में आ रहे थे। सिंबल्स यूज्ड ड्यूरिंग रेवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। देखो कुछ सिंबल्स थे हमारे, जैसे टूटी हुई हथकड़ियां, जो ये बताती हैं हम ओल्ड रिजीम को तोड़ चुके हैं, पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको तोड़ चुके हैं और नए फॉर्मेशन में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस तरीके को सिंबलाइज करते थे। हमने ये भी देखा कि बंडल्स ऑफ रॉड, बंडल ऑफ रॉड्स एक तरीके सिंबल था कि अगर हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बटेंगे तो फिर टूट जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा बंडल ऑफ रॉड्स, यानी वो एक सिंबलाइज था कि साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो हम बट जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। एक ट्राइंगल बनता है जिसमें एक कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है जिसमें एक आंख दिखाई गई है। ठीक है, अब ये जो आंख है इसमें से, इस ट्राइंगल में से रोशनी निकल रही है ना, तो ये दिखाता है कि देखो ये एक नॉलेज है ना, ये एक नॉलेज का सिंबल है और नॉलेज में से इस नॉलेज स्प्रेड हो रही है बेसिकली, है ना, ये उसको सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे और हैं, जैसे स्नेक है एक, है ना, तो एक स्नेक है ना, वो खुद ही को खा रहा है, खुद की ही टेल को खा रहा है। ठीक है, तो ये जो खुद सर्कुलेशन में जा रहा है, यानी बोलता है ये इन्फिनिटी को डिफाइन करता है, इन्फिनिटी को बताता है कि अगर इस पूरे रिजिम को नहीं तोड़ेंगे तो हम इसी के चक्कर में घूमते रहेंगे और जिंदगी भर ऐसे घूमते रहेंगे, ये इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो ओल्ड रिजिम को बेसिकली ये कह रहे थे कि ये ओल्ड रिजिम बेसिकली एक स्नेक है जो अपने ही पूंछ को खा रहा है और ये बस चक्कर घूमता रहेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो ब्रोकन चेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बंडल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ थिंकर्स। तो थिंकर्स को ये बेसिकली सिंबलाइज करता था ये लाइट। ठीक है, नॉलेज को सिंबलाइज कर रहा था। हमने देखा कि एक रेड कैप चलता था, रेड कैप। अब रेड कैप वो पहनते थे वो स्लेव्स जिन्हें आजाद कर दिया गया है, जिन्हें उनके मास्टर ने आजाद कर दिया है, उन्हें आजादी के तौर पर, उन्हें एक सिंबलाइज के तौर पर उन्हें ये दिया जाता था कि लो भाई, और आप अब खुद को डिक्लेयर कर सकते हो कि अब आप आजाद हो, है ना। तो रेड कैप एक सिंबल था फ्रीडम का फॉर द स्लेव। ठीक है, कुछ क्लॉथ्स चलते थे जो कि ब्लू व्हाइट और रेड में होते थे, ब्लू व्हाइट और रेड हुआ करते थे, जो कि आगे चल के सिंबल बनता है और फ्लैग बनता है फ्रांस का। ठीक है, तो ब्लू व्हाइट और रेड कलर क्या बनते हैं, फ्लैग बनते हैं आगे चल के। ठीक है, हमने
इन्हें भी रेवोल्यूशन के चिन्ह के तौर पर देखा था। एक विमेन देखी हमने जो जिसके पंख हैं, है ना, विंग्ड विमेन, है ना। तो पंख वाली जो विमेन देखी उसे पर्सोनिफाइड किया गया है एज ए लॉ। वो जो कानून है वो एक तरीके से आया है हम लोगों को बचाने के लिए। बेसिकली देखो क्या है कि क्रिश्चियनिटी में एक सिनेरियो चलता है कि एंजल्स हैं, एंजल्स आपके लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आएंगे, कुछ अच्छे बदलाव लेकर आएंगे। तो इसी तरीके से देखा गया कि जो नए लॉज आए हैं ये एक तरीके से एंजल्स हैं, है ना। तो विमेन विद द विंग्स तो एक एंजल की तरह पर्सोनिफाइड किया गया, दैट इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है। हमने दो टैबलेट्स देखी, है ना, हमने दो टैबलेट्स देखी और दोनों टैबलेट्स एक ही तरह की, है ना। जो ये बताता है कि जो अमीरों का लॉ है वही गरीबों का लॉ है, जो हायर क्लास का लॉ है वही लोअर क्लास का लॉ है, यानी लॉ दोनों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दैट सिग्निफाइज द इक्वलिटी ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको ये सिग्निफाइज करता है ना। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो हमने देखे थे। ठीक है बच्चे। अब बात आती है कि ठीक है सर ये सब चीज चल रही हैं, मोनार्क राजा अभी भी बना हुआ है, तो राजा ने कुछ किया नहीं था कि जब उसकी पावर छीनी जा रही थी। तो बेसिकली देखो लुइस 16 एक कमजोर राजा था, है ना। और कमजोर राजा ये था कि वो सिर्फ अपनी रानी की बात सुनता था, बाकी किसी की बात नहीं सुनता था, है ना। थोड़ा सा बोल सकते हो कि दिमाग कम ही रखता था। अब इसमें बच्चे आप बोल सकते हो सर राजा ने कुछ किया नहीं, हाँ किया। राजा ने क्या किया, एक कंट्री थी उस समय प्रशिया, एक कंट्री थी प्रशिया, प्रशिया के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करता है और बोलता है कि प्रशिया एक काम करो तुम फ्रांस पर हमला कर दो, और तुम हमला कर दोगे और तुम जीत जाओगे तो ये है कि जो फ्रांस में चल रहा है ये खत्म हो जाएगा और मैं अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लूंगा। तो इसने अपने ही देश के खिलाफ साजिश रची अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, और प्रशिया को बोला कि आप मेरे कंट्री पे हमला करो, और साथ साथ ऑस्ट्रिया को भी बोला। अब ऑस्ट्रिया को क्यों बोला, ऑस्ट्रिया इसकी ससुराल थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इसकी ससुराल थी। वो मैंने बताया था कि कान रानी तुम्हारी प्रिंस प्रिंसेस जो आई थी वो ऑस्ट्रिया की थी। ठीक है। तो इन दोनों को बोला कि आप फ्रांस पर हमला करो, और जो इवेंट चल रहा है कि इसे मैं तो नहीं रोक पा रहा, लेकिन आप हमला करोगे तो फिर आप इसे रोक लोगे। तो बच्चे यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो चलता है। अब कंडीशन बच्चे यहाँ पर ये बनती है कि ये चीज की खबर पता चल जाती है, लोगों को पता चल जाती है राजा ने गद्दारी कर दी। ठीक है। राजा ने गद्दारी कर दी, और 1792 में फ्रांस पर ये हमला करते इससे पहले फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसी ने वॉर डिक्लेयर कर देती है। ठीक है। वही क्या करती है, पहले ही वॉर डिक्लेयर कर देती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं था देखो मेरे बच्चे कि सिर्फ फ्रांस की सरकार ही इस वॉर में लड़ी थी, या जो फ्रांस में हो रहा था वो सिर्फ फ्रांस में हो रहा था और उससे किसी का कोई लेना देना नहीं था। फ्रांस में जो हो रहा था वो एक नई किस्म की क्रांति थी, नया कुछ हो रहा था जिस पर पूरा यूरोप, पूरी दुनिया नजर गड़ाए खड़ा था कि यार ये चल क्या रहा है फ्रांस में, ये पक क्या रहा है। अब जो फ्रांस में हो रहा था मोनार्क के साथ, और भी जो देश थे यूरोप के उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ये हमारे कंट्री में ना होना शुरू हो जाए, और फिर पूरी दुनिया को डर लगने लगा कि यार ये जो बीमारी जो फ्रांस में फैल रही है ये कहीं हमारे देश तक ना पहुंच जाए। जैसे फ्रांस के राजा की गद्दी खतरे में आ गई है वैसे कहीं हमारी ना आ जाए, हम अपनी पावर लूज ना कर दें। सब बड़ा क्लोज आइज से देख रहे थे यार ये चल क्या रहा है। रशिया बिल्कुल फ्रांस से लगा हुआ था, इसे भी डर था कि यार कहीं ये मेरे तरफ बीमारी न फैल जाए। एक सोचते हैं कि जहां से शुरू हुई वहीं पे दबा दो, जहां से शुरू हुई है ये बीमारी वहीं पे दबा दो। ले अब ये बीमारी रुकने वाली तो थी नहीं, है ना। और जो फ्रेंच में जो इवेंट्स कंडक्ट हो रहे थे, जो रेवोल्यूशन चल रहा था, उसमें सरकार जो नेशनल असेंबली है वो तो शामिल थी इसी, लेकिन साथ साथ कॉमन पीपल शामिल थे। कॉमन पीपल्स की वजह से रेवोल्यूशन आया, और जो कंट्रीज में लोग थे वो चाहते थे कि जो फ्रांस में हो रहा है वो हमारी कंट्री में भी हो। तो एक तरीके से जनता का सपोर्ट मिल रहा था ऐसे इवेंट्स को, जो कि बड़े चिंता के विषय थे नए राजाओं के लिए।
उस समय के राजाओं के। फ्रांस के लोग सड़कों पर गाने गा रहे हैं, देशभक्ति के गाने चल रहे हैं, और उस गाने को बोला गया था मर्सलीज। मर्सलीज। अब इस मर्सलीज गाने को लिखा था बाय द पोइट रॉगेट डी आइल्स ने। रॉगेट डी आइल्स, अब जो भी इसको पढ़ते हो, आइसले, ठीक है, रॉगेट डी आइसले ने। अब ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, इतना फेमस हुआ देशभक्ति का इनका, कि ये आगे चल के फिर इनका नेशनल एंथम बन जाता है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि इस तरीके के गाने क्या इंडिया में बने थे फ्रीडम स्ट्रगल में? हाँ, बने थे। हमने वंदे मातरम गाया, हमने राष्ट्रगान गाया, हमने बहुत से देशभक्ति के गाने लिखे गए, गाए गए, जो कि आगे चल के फिर नेशनल एंथम बनते हैं हमारे। हमारे यहाँ थिंकर हुए, हाँ हमारे यहाँ भी थिंकर हुए। नए नए जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, नए नए न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, अखबार स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, अखबार सर्कुलेट हो रहे हैं। और सरकार, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि इन इंफॉर्मेशन को रोका जाए, नए आइडियाज को स्प्रेड होने से रोका जाए, लेकिन नहीं रोक पाए। ठीक है। और फ्रांस का एक बड़ा तबका, बड़ा लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स ये बिलीव करते थे कि ये जो वॉर है, दैट इज नॉट द वॉर ऑफ फ्रांस, दैट इज अ वॉर ऑफ रेवोल्यूशन। यूरोप धीमे धीमे बिलीव करने लगा कि हाँ, इस तरीके के रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक नहीं है, ये हमारे यहाँ भी होंगे। ये इन्होंने, फ्रांस के लोगों ने तो फ्रांस की आर्मी की मदद की ही, साथ साथ जिस कंट्री पर ये कब्जा करने जा रहे हैं वहां के लोगों ने भी इनका वेलकम किया। जैसे प्रशिया पर इन्होंने जब आक्रमण किया तो प्रशिया के लोगों ने फ्रांस का साथ दिया बजाय प्रशिया के, कि नई चीज लेकर आए हो भाई, नई आजादी लेकर आए हो। इवेंट बहुत अच्छी तरह चल रहे थे। लेकिन एक चीज मेरे बच्चे समझो, एक चीज मेरे बच्चे समझो कि तुम, कि एक चीज यहाँ पे कंडक्ट हो रही थी। हम्म, हम्म, एक चीज यहाँ पे कंडक्ट हो रही थी कि फ्रांस में रेवोल्यूशन तो चल रहा था, फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी, है ना। ये कंप्लीट चेंज या कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं मान रहे थे ये, और ये नहीं मान रहे थे लोग, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, हो रहा था कि कंप्लीट राइट्स दे दिए गए, अभी तक कंप्लीट राइट्स नहीं मिले थे। तो जो डिससेटिस्फेक्शन नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी रह गया लोगों में, वो फिर तेजी से फैलना शुरू हुआ। और इसको फैलाने के पीछे जिम्मेदार थे कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स। पॉलिटिकल क्लब्स एक तरीके से समझ लो कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, खुद को एक पॉलिटिकल क्लब में ऑर्गेनाइज करते थे, वहां पे पॉलिटिक्स की बातें करते थे, जो उनकी कंट्री में हो रहा है उसको डिस्कस करते थे। ऐसे ही एक फेमस क्लब हुआ, दैट इज जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब उस समय का सबसे बड़ा क्लब बन गया इसका पॉलिटिक्स का। नए आइडियाज, नए थिंकर्स, नए जनरल्स, ये सब डिस्कस किए जाते थे। जिन लोगों को पढ़ना आता था वो पढ़ते थे, जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता था, जो पढ़ रहे हैं उनको सुनते थे, नए आइडियाज। ठीक है। और इस क्लब को चला रहा था मैक्सिमम मैक्समिलियन, नाम देख लेना, मैक्सी मिलियन रॉबस्फियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्फियर। अब ये को चला रहा था। बच्चे, इसमें क्या होता है, रॉबस्फियर बोलता है कि देखो सर, ऐसा है कि हमें ना कुछ चेंजेस और करने हैं, और अभी जो चेंजेस हुए हैं वो सफिशिएंट चेंजेस नहीं है। क्या करें? हमें नेशनल असेंबली को हटाकर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, रेवोल्यूशन को और तेज करना पड़ेगा, अभी रेवोल्यूशन सेटल नहीं हुआ है। ठीक है। इन्होंने खुद को यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए। स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए, ताकि ये दिखाने के लिए कि देखो,
कि अब जो रूल है वो फुल पेंट वालों का है, हाफ पेंट वालों का नहीं है। पहले उस समय जो हाई क्लास हुआ करते थे वो हाफ पैंट बेसिकली पहना करते थे। ठीक है, रेड कैप्स लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। पहले ये सिर्फ स्लीव्स तक सीमित थे, अब इन्होंने लगाने शुरू कर दिए, तो दैट सिंबलाइज द लिबर्टी। तो रेड कैप्स पहनने शुरू कर दिए। ठीक है, इसलिए इनके ग्रुप्स को बोला जाने लगा सैन क्लोटस। सेंस क्लोटस। ठीक है, सेंस क्लोटस इनके क्लब्स को बोला जाने लगा। ठीक है, और इनका जो क्लब है जैकोबिन क्लब, ये रेवोल्यूशन का बैनर उठाता है ऑन द ईयर 10 अगस्त। ध्यान रखना, 10 अगस्त 1792 रेवोल्यूशन ये शुरू करता है और मार्च करता है। ठीक है, एक जगह है दैट इज पैलेस ऑफ ट्यूलरिस। पैलेस ऑफ पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, ये एंटर करते हैं। यहाँ पे उनका राजा रहता था, ठीक है, लुइस 16। अब वो रहता था, उसके गार्ड्स को मार देते हैं और राजा को बना देते हैं हॉस्टेज, उसे बना देते हैं बंधक। ठीक है, और बाद में आगे चल के जो असेंबली है वो ये तय करती है कि राजा को मार देना चाहिए, क्योंकि राजा ने देश के खिलाफ गद्दारी की है, सीक्रेट ट्रीटी साइन की है अपोजिशन के साथ। तो यहाँ पर रिजल्ट ये निकलता है कि द किंग वॉज मर्डर्ड और किंग वॉज असैसिनेट। ठीक है, तो पहले इसको जेल में डाल दिया जाता है, फिर बाद में इसको खत्म कर दिया जाता है। और साथ साथ इसके बाद में, अच्छा, इसकी रानी भागती है तो भागते हुए इसको पकड़ लिया जाता है, रानी को, इसको पकड़ के गिलोटिन कर दिया जाता है। बेसिकली दोनों के लिए टर्म चलता है गिलोटिन, एक शब्द चलता है GUILLOTIN, गिलोटिन। गिलोटिन आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति है और ये इस तरीके से हमने लिटा दिया। ठीक है, और ऊपर से एक ब्लेड है, उस ब्लेड को हमने क्या किया, इस ब्लेड को इसकी गर्दन पे गिराया और ये खत्म हो गया। तो इस पूरे अरेंजमेंट को इस एक मशीन के थ्रू ये कनेक्ट रहता था, एक फ्रेम के थ्रू कनेक्ट रहता था, और इसको यहाँ से मार देते। तुमने तो कई सारी मूवी में देखा होगा कि लोग गर्दन फंसाते हैं, ऊपर से ब्लेड गिरता है और गर्दन अलग हो जाती है। ठीक है, वो उसे बोला जाता है गिलोटिन मशीन, और इसे बनाया था डॉक्टर गिलोटिन ने, तो उनके नाम पे ये मशीन पड़ गई गिलोटिन। ठीक है, तो ये सीन रहता है। अब जब ये देखा जाने लगा कि राजा को इन्होंने पहले क्या किया, कब्जे में लिया, जेल में बंद किया, है ना, और फिर जो चाहे वो करना शुरू कर दिया इन्होंने, है ना? राजा को कब्जे में लिया, नेशनल असेंबली को हटा के एक नई असेंबली क्रिएट की, जिसको बोला जाने लगा आगे चल के कन्वेंशन, है ना। तो नेशनल असेंबली को हटा दिया, तो न्यू इलेक्टेड असेंबली, तो यहाँ पे बोल सकते हो न्यू इलेक्टेड असेंबली, न्यू इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन बोला जाने लगा, है ना। और जो रॉबर्टस्पियर था, ये बहुत, मान लो ये सर पागल किस्म का व्यक्ति था इक्वालिटी को लेकर। ठीक है, इसने बोला कि जो नेशनल असेंबली ने गलती की है वो हम गलती नहीं करेंगे। क्या किया इसने, ऑन द 21 सितंबर, वही 1792, मोनार्की को एबॉलिश कर दिया। मोनार्की को एबॉलिश कर दिया, दैट मींस फ्रांस बिकम द रिपब्लिक स्टेट, डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक स्टेट।
एक रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पर फ्रांस को। और जैसा कि मैंने बताया था कि लुइस 16 को मार दिया, हालांकि लुइस 16 को उस समय नहीं मारा गया था, मतलब बाद में मार दिया गया था, मैंने जैसे बताया था लुइस 16 को बाद में ऑन द 21st ऑफ जनवरी 1793 इसे मार दिया गया और बाद में फिर क्वीन को मार दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक तरीके से समझ लो कि पूरी जो पावर है वो रॉबेस्पियर के हाथ में आ गई है और यहाँ से शुरू होता है रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर, ठीक है, एक रेन ऑफ टेरर यहाँ से शुरू होता है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि और रेन ऑफ टेरर चलता है हमारा 1793 से लेकर 94 तक, यानी 1.5-2 साल तक ये टेरर चलता है, क्योंकि रॉबेस्पियर पावर में था। इसने बोला कि इक्वलिटी हर हाल में इंप्लीमेंट कर दो, जैसे चाहो वैसे। जो इससे एग्री नहीं होता था ये उसको गुलोटिन करा देता था। अगर कोई अधिकारी भी कहीं गड़बड़ करता हुआ पाया गया, उसकी सीधी एक सजा होती थी गिलोटिन। जो भी गलती कर रहा है मार दो, जो भी गलती कर रहा है मार दो, जो भी अपोज कर रहा है मार दो। इतना ये हार्श हो गया कि इसने जजेस को भी मरवा दिया, इसने सबको मरवाना शुरू कर दिया, अपने पार्टी के मेंबर्स को भी मरवाना शुरू कर दिया, अपने सपोर्टर्स को भी मरवाना शुरू कर दिया। लोग इससे परेशान हो गए कि यार इससे बढ़िया तो वही था यार, वो हमारा बेवकूफ राजा वही ठीक था, कम से कम सुन तो लेता था, ये तो सुनता भी किसी के नहीं, मारता था, मार देता था सबको। लोग इकट्ठे हुए इसके खिलाफ और इसको पकड़ा, इसको गिलोटिन कर दिया। ठीक है भाई, इसको खत्म कर दिया कि भैया तेरी जरूरत ना है, इतना भी हमको रेवोल्यूशन नहीं चाहिए था कि हमारे जीना मुश्किल हो जाए, चल जा भाई। ठीक है, इसने मैंने बताया इक्वलिटी के लिए पागल था, तो इक्वलिटी इसने बोला खाना एक जैसा खाओगे, कीमत सबकी एक जैसी रहेगी, अपर कैप सब पे लगा दिए। ठीक है, एड्रेस एड्रेस में भी यूनिफॉर्मिटी आएगी। पहले बोला जाता था लोगों को बोला जाता था, बेसिकली मेंस को बोला जाता था सर, है ना, और फ्रेंच की भाषा में उसे बोला जाता था मोसर। ठीक है, मोसर बोला जाता था, और लड़कियों को, विमेंस को बोला जाता था मैड में। ठीक है, इसका मतलब सर था और इसका मतलब मैडम था। ठीक है, इसने बोला कि सर मैडम कुछ नहीं चलेगा, सबको बोलो सिटी ऑन, यानी सिटीजन्स। इसने बोला सबको बोला जाएगा सिटी ऑन्स यानी सिटीजन्स, कोई डिवीजन नहीं है किसी में। ये इस तरीके से पागल हो गया था। इसने चर्च को खत्म कर दिया, चर्च को शट डाउन कर दिया, और चर्च जहाँ पे हुआ करती थी वहां पे इसने बोले गए इनको हटाओ और यहाँ पे ऑफिस बनाओ, तो चर्चेस को खाली करके ऑफिस बना दिए गए, है ना। और लोग जब इससे परेशान हो गए तो ऑन द जुलाई, है ना, इन जुलाई 1794 इसी को गिलोटिन कर दिया गया, इसको रॉबेस्पियर को। इसी को गिलोटिन कर दिया गया। हाँ, हालांकि इसने एक काम बहुत अच्छा किया था, एक कमल ताफिर काबिल तारीफ। इसने बोला मैं चाहता हूं सबके लिए समानता, है ना, इक्वालिटी। तो अगर सभी इक्वल हैं तो स्लेव्स इक्वल क्यों नहीं है, स्लेवरी खत्म कर दो। सो ही अबॉलिश द स्लेवरी, अबॉलिश द, भाई स्लेवरी ही खत्म कर दी इसने। ठीक है, अब इसकी आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। ऐसे हम देखेंगे कि आउटकम्स क्या निकलते हैं, नेपोलियन का रोल क्या रहता है और इंडिया से लिंक कैसे है।